सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सह्याद्री अकेडमी में। आज हम इतिहास का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। पिछले लेक्चर तक ये बताया गया था कि गौरी भारत पर कब आया, कहां कहां पर उसने अपना अभियान किया, किसके विरुद्ध उसने लड़ाई लड़ी, कैसे उसकी मृत्यु हुई, कौन उसके दास थे, विभिन्न प्रकार की घटनाओं पे जो पूर्णतया गौरी से ही संबंधित थे, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाना। लेकिन जब गौरी की मृत्यु लगभग 1205 और 1206 के मध्य में इसकी मृत्यु हो जाती है और साम्राज्य काफी बड़ा था, स्वयं इसने सुल्तान की या राजा की उपाधि तक धारण नहीं की थी, ना ही राज सिंहासन पे बैठा था। इस चीज को जरूर नोट रखिएगा कि राज सिंहासन पर कभी भी मोहम्मद गौरी आसीन हुआ ही नहीं था। तो दूसरी चीज ये आती है कि जब इसकी मृत्यु होती है गौरी, तब इसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होता है, क्योंकि साम्राज्य काफी विस्तृत था। शुरुआत गजनी के क्षेत्र से करता है, गजनी के क्षेत्र को भी जीत लेता है, मुल्तान का क्षेत्र भी जीतता है। बाकी भारत में किन किन क्षेत्रों पे इसने अपना अधिकार किया है अपने सेना के माध्यम से, वो तो सब आपने पढ़ा ही है। लेकिन जब उत्तराधिकार की बात आती है तब थोड़ी सी समस्या होती है। हालांकि इसने अपना वास्तविक उत्तराधिकारी लगभग ऐबक को ही बनाया था, लेकिन इसके अन्य जो विश्वास पात्र थे, एक चीज ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी का कोई अपना पुत्र नहीं था, इसका एक भतीजा था महमूद, जो कि शुरुआती दौर में राज्य को संभालता है लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाता है, तो साम्राज्य ज्यों का त्यों फिर अव्यवस्थित हो जाता है। तब इसके तीन प्रमुख विश्वास पात्र, गौरी के तीन प्रमुख विश्वास पात्र थे, हालांकि ये दास थे, इसके विश्वास पात्र थे जिनके नाम थे क्रमशः ताजुद्दीन, यालदेज, नासरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। तीन दास, ताजुद्दीन, यालदेज, नासरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हीं तीनों में अपने साम्राज्य का ये बंटवारा कर लेते हैं। यही तीनों, जिसमें यालदेज को गजनी का क्षेत्र मिलता है जो शुरुआत में विजित करता है, और कुबाचा जो कि दूसरा विश्वास पात्र दास था, उसको सिंध का क्षेत्र और मुल्तान का क्षेत्र प्राप्त होता है, जो 1175 में मुल्तान में जब पहला आक्रमण करता है भारतीय क्षेत्र में 1175 में, वही क्षेत्र सिंध और मुल्तान का जो होता है वो कुबाचा के हाथों आता है। बाकी बचा हुआ शेष, खास तौर से उत्तरी भारत का क्षेत्र, जिसकी बागडोर कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आती है। तो हमें भारतीय इतिहास का ही अध्ययन करना है तो उसका सर्वे सर्वा कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन दोनों से हमें कोई विशेष मतलब नहीं है। तो उत्तरी क्षेत्र जो ऐबक को मिलता है, उसमें जो प्रमुख क्षेत्र था वो दिल्ली के क्षेत्र से ऐबक राज्य व्यवस्था या शासन व्यवस्था को बागडोर अपने हाथों में लेता है और पुनः भारत की जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो नए सिरे से प्रारंभ होती है। यहीं से एक नई सल्तनत, नए वंश का उदय होता है, जिसके बारे में हम देखते हैं। तो हमें अब पढ़ना क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की नींव रखी थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश की नींव रखी थी या समस्त जो भी एक सल्तनत थी, उस सल्तनत को दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, दिल्ली सल्तनत। और इसी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कई सारे वंश आएंगे जिसका हमें अध्ययन करना है क्रमशः, जिसकी चर्चा करते हैं। दिल्ली सल्तनत, एक चीज ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, और दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड, समय काल था, वो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। 1206 के दौर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, और अंत में इब्राहिम लोदी तक 1526 अर्थात 1206 से लेकर 1526 तक का जो दौर था उसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 राजवंश हुए थे, जिनके नाम लगभग पता ही होंगे सबको, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश आदि। तो उन्हीं के बारे में हमें थोड़ा सा अध्ययन करना है। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 राजवंश का शासन रहा था, जिनका विवरण निम्न है। पहला, गुलाम वंश। गुलाम वंश का समय काल 1206 से लेकर 1290 तक है। बाकी इसके बारे में विस्तृत अध्ययन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। गुलाम वंश को दास वंश, ममलूक वंश,
और आरंभिक तुर्क वंश, कुछ विद्वानों ने इसे इलबारी वंश भी कहा है। अच्छा, बात आती है कि इसे दास वंश क्यों कहा जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश का जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये स्वयं दास था। इल्तुतमिश ऐबक का दास था। बलबन भी किसी का दास था। तो इस वजह से कई विद्वानों का मत है कि इसे दास वंश कहा जाए, लेकिन किसी ने इसको ममलूक वंश भी कहा। तो ममलूक वंश का मतलब क्या है, ममलूक का क्या अर्थ होता है, ये समझना जरूरी है। देखिए, इसमें जितने भी राजा हुए या सुल्तान हुए, उसमें से केवल 3 लोग दास थे। तो इसलिए इसको सिर्फ दास कहा जाए ये भी उचित नहीं था। तो कुछ विद्वानों का मत था कि इसे ममलूक वंश भी कहा जाए। तो ममलूक का अर्थ क्या होता है, ममलूक का अर्थ ये होता है यदि कोई दास जिसके द्वारा किसी सेना का निर्माण या नेतृत्व किया जाए और बाद में यदि कोई दास पहले रहा हो और वो दास के बंधन से मुक्त हो जाए। ममलूक का अर्थ होता है किसी दास के द्वारा सेना का नेतृत्व किया जाए और बाद में वो दासता के बंधन से मुक्त हो जाए। तो ममलूक का अर्थ यही होता है, दासता के बंधन से मुक्त। तो इसलिए इसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, क्योंकि बाद में जितने भी दास हैं, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये सभी दासता के बंधन से मुक्त भी कर दिए जाते हैं। अच्छा, आरंभिक तुर्क वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं जो ओरिजिन था वो तुर्कियों से ही था, इसलिए इसे आरंभिक तुर्क वंश भी कहा जाता है। बाकी इसके विषय में जो विस्तृत चर्चा है वो हम जब सेपरेटली हर वंश के बारे में अलग से पढ़ेंगे, वहां पे इसकी चर्चा कर दी जाएगी। फिलहाल अभी सभी वंश के बारे में देखते हैं। तो पहला वंश था गुलाम वंश। दूसरा दूसरा वंश था खिलजी वंश, जिसका कार्यकाल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक होता है। इसके अतिरिक्त कुछ और है। देखते हैं, तीसरा राजवंश तुगलक वंश। तुगलक वंश का समयकाल 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक है। तुगलक वंश जिसका कार्यकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक है। चौथा राजवंश सैयद वंश। इसका समयकाल 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। यहां पर देखिए 2 वर्षों का गैप है, 1412 1414। कई पुस्तकों में या तो इसको 1414 तक कर दिए या इसी को 1412 से शुरू कर दिए। उसमें हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। होता क्या है, जब तुगलक वंश का अंतिम शासक और सैयद वंश का संस्थापक, इसके बीच में 2 वर्षों में थोड़ी सी अव्यवस्था रह जाती, संक्रमण काल था, वो सही से पता ही नहीं था कि किसके हाथों में सत्ता है, सब अव्यवस्थित रूप से चल रहा था। तो वो बात की बात है, उसका जब आगे चर्चा होगी तो वहां पे बात कर ली जाएगी। अगला दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश, जिसका समयकाल 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक है। इसी के पश्चात, लोदी वंश के पश्चात दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। अच्छा, अब इसमें से एक चीज देखना है, कई बार यह प्रश्न आए हैं, इसी साल एक परीक्षा में आया था कि जितने भी दिल्ली सल्तनत के राजवंश हैं, इनके समय काल के अनुसार इनको व्यवस्थित करें। मतलब किसने अधिक वर्षों तक राज किया, किसने फिर क्रमशः कम वर्षों तक राज किया। एक प्रश्न इस तरह बनता है। कई बार प्रश्न आता है कि सभी वंश को उनके राज करने के हिसाब से व्यवस्थित करके लगाएं। तो इस तरह कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। ये शुरुआत था आपका बेसिक। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश,
फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, और इनके विभिन्न प्रमुख राजाओं और विभिन्न घटनाओं, इस दौरान की क्या व्यवस्था थी, क्या मुद्रा का प्रचलन था, किन किताब और किन निर्माण स्थापत्य कलाओं का विकास हुआ था, उस सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन आज आपका एक प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा। प्रश्न ये है, आज का प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों को राज करने के वर्षों के बढ़ते से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, कौन सा सबसे ज्यादा राज किया है, फिर उसके बाद किसने उनसे कम राज किया है, फिर उनसे कम, फिर उनसे कम, फिर उनसे कम। इसका जवाब मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग देंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको अगले लेक्चर में दी जाएगी। इसी के साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।